अपने संतान को साक्षर बनाने हेतु तत्पर अभिभावक मंडल। मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी की प्रतिनिधि के रूप में आपका अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि यही एक आइडिया हमारे श्री अरविंदो सोसाइटी के जो इनोवेशन आइडिया में भी दिया गया था कि जो माता-पिता अपनी संतान को रोज विद्यालय भेजते हैं, उनको भली-भांति सम्मानित किया जाता है। तो से हमारे लिए शिक्षा सर्वोपरि है। आज के युग में अशिक्षित व्यक्ति आज के युग में क्या सदैव से ही रहा है कि अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है। क्योंकि जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता, वो तो अशिक्षित है। और बुद्धि का और विवेक का प्रयोग कैसे होता है? साक्षर बनने से। तो आज हम इसी विषय पर आपसे बात कर रहे हैं और साथ ही मैं सभी व्यूअर्स का जो हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छे-अच्छे कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स डालते हैं और साथ में सुझाव, सजेशन देते हैं, शंका का समाधान हेतु तत्पर रहते हैं, उन सभी का पूरी अरविंदो सोसाइटी आभार व्यक्त करती है। कई पेरेंट्स से मेरी बात होती है, कई बार हर तरह के लोगों से, क्योंकि कुछ मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति की हूँ, कुछ सोशल भी ज़्यादा हूँ, तो मैं सब लोगों से जैसे बातें करती हूँ पेरेंट्स से, तो कई पेरेंट्स मेरे से ये बातें करते हैं, क्योंकि मेरी एज बड़ी है तो शायद वो सोचते हैं कि अनुभवी हैं। तो वो लोग अक्सर कहते हैं, जी क्या करें, मेरा बच्चा घंटों एक जगह बैठा रहेगा, किताब सामने खुली होगी पर पढ़ता ही नहीं। हैं? जहाँ उससे कहो पढ़ने के लिए तो वो चिढ़ जाता है। कहता है हाँ, हाँ पढ़ रहा हूँ। ऊपर से कभी-कभी तो प्रिटेंड करता है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जब मैं सामने से जाती हूँ या जाता हूँ, तो प्रिटेंड करता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। और कई बार कुछ लोग मेरे से बात करते हैं, अरे जी हमारा बच्चा तो टिक कर ही नहीं बैठता, वो बैठेगा कहाँ? पढ़ेगा तो तब जब वो टिक कर के बैठेगा। और कई बच्चे कहेंगे, कई पेरेंट्स की ये बात है, अच्छा जहाँ किताब का, पढ़ाई का नाम लो, मेरा बच्चा तो भाग जाता है, एकदम भाग जाता है और कभी-कभी तो चिढ़ जाता है बहुत बुरी तरह से। और अगर मैं कह देखती हूँ कि बाकी सब कामों में तो 100% देता है, चाहे वो वीडियो देखना हो, अरे इतनी अच्छी तरह से तो मेरा फ़ोन जो है इतनी अच्छी तरह से ऑपरेट करता है कि मुझे जानकारी नहीं है, वो छोटा-सा है 6-7 साल का है तब भी सारी चीज़ें जानता है। हैं? और क्या कहते हैं सारे वीडियो निकाल-निकाल के मुझे दिखाता रहेगा। साथ में टीवी क्या को सारे में स्मार्ट टीवी हो, कैसा भी टीवी हो, सब ऑपरेट करेगा। मुझे बताएगा, "मम्मा इसको ऐसे कर लो, पापा इसको ऐसे कर लो।" पर जी पढ़ाई के नाम पे वो एकदम है, मुझे तो अचंभा होता है कि खेलने के लिए उसे 100% है। और क्या कहते हैं, डायलॉग किसी सीरियल के डायलॉग सुन लो, मुझे तो इतने सीरियल देखते हुए भी याद नहीं है। उसको सीरियल्स के डायलॉग्स भी ऐसे मटक-मटक कर सुनाता है, बिल्कुल उसी अंदाज़ में सुनाता है और राइम्स भी जो टे अगर उसके कार्टून लगा देती हूँ, उसमें राइम्स आती हैं, इतने अच्छे ढंग से सुना देता है। तो मैं तो समझ नहीं पा रही। जी, आप बताइए क्या है? मैंने मैं सोचती रही कि वास्तव में यहाँ पर गलती है क्या? कई बार तो हमारी एक गलती होती है, हम ना पड़ोसियों से, रिश्तेदारों के बच्चों से या इसकी क्लास के बच्चों से क्लास के बच्चों से अपने बच्चे की तुलना करने लगते हैं। तो और कहते हैं वो कितने भाग्यशाली हैं, देखो जी उनका बच्चा जो है कितना होशियार है, हमेशा तो टॉपर रहता है। पर मैं एक बात आपको बताऊँ, वो भाग्यशाली नहीं बल्कि क्या है, पुरुषार्थी हैं। केवल उन्होंने आपने कभी ध्यान दिया? कि आपने तो 6 महीने का होते ही बच्चे को अपना मोबाइल दिखा दिया, वो 6 महीने से ही उसको देख रहा है और पढ़ाई के लिए बच्चा कब जाता है 3 साल में। तो आप देखो वो तो बाद में पढ़ाई तो बाद में शुरू हुई, उसे क्यों जब सारी चीज़ें उसके सामने खुल-खुल कर आ रही हैं मोबाइल पर, तो वो किताब पढ़ना क्यों चाहेगा? तो आपने क्या किया कि आपने कहाँ ध्यान दिया कि आपका बच्चा कब भागता है पढ़ाई पर। अब मोबाइल पर क्यों देखता है? क्योंकि वो तो शुरू से उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसको दृश्य भी मिल रहा है, श्रव्य भी मिल रहा है, तो वो क्यों चाहेगा कि वो जो है मैं किताब पढूँ।
हैं? किताब में तो थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहाँ तो फटाफट निकलता जा रहा है। किताब पढ़ने के बाद चिंतन का समय भी मिलता है, परंतु उसको तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो अपने माइंड को क्या कर रहा है, वो तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें निकलती चली जा रही हैं। तो क्या है कि आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आपका बच्चा कब-कब भागता है कि तो उससे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये है कि बच्चे में नहीं, बल्कि माँ और बाप को ही अपने बदलाव की लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या कि बच्चों से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो बदलें, बल्कि क्या है, हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा। रातों-रात कोई काम नहीं होता, स्लोली-स्लोली हर काम होता है। बच्चों को हम डिस्टर्ब करें, उसकी अपेक्षा ये है कि हम ही स्वयं में बदलाव लाएँ। तो असल थिंक आउट ऑफ बॉक्स हमें करना पड़ेगा और बिल्ड ए कल्चर ऑफ रीडिंग अपने घर में वातावरण बनाना पड़ेगा। हमें बिल्ड करना पड़ेगा कि रीडिंग का एनवायरनमेंट बनाएँ। अब वो तो हम करते नहीं, हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि उसका बच्चा तो ऐसे है, उसका ये है, फलाँ का बच्चा, और संकोच करते हैं। कई बार हम बच्चे की प्रोग्रेस को झूठ-झूठ बच्चे के सामने ही रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बता देते हैं। ब वो बता रहे, जो समझदार अभिभावक हैं उनके लिए मैं ये बात नहीं कह रही। मैं उन अभिभावकों के बारे में कह रही हूँ जो इस तरह का कर जाते हैं। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए कि हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इस इसे दूसरे जैसा बनाने में नष्ट कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इसीलिए मैं कहती हूँ, टॉपर एक ही आता है। आपका बच्चा कहीं कमी किसी से भी कम नहीं है। आप उसको ध्यान दीजिए। मैं कई बार अपने सेशंस में ये बताती हूँ कि आप अपने बच्चों को के गुणों को पहचानें। हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी भी कहती है कि आम के पेड़ से केले तो नहीं उग सकते। यानी कि जो जिस जिस प्रकार का बीज वो है बच्चा, जिस प्रकार की प्रतिभा उसमें है, उस प्रतिभा को ही हमें अंकुरित करना पड़ेगा। तो हमें अपने बच्चे को कहीं से कम नहीं करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक ही देना। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि कई बच्चे शुरुआत में पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हुए, बाद में जाकर के एक वो कायम कर रहे हैं, एक अपना अस्तित्व, ऐसा अच्छा अस्तित्व, एक समाज में ठोस अस्तित्व को कायम करके खड़े हुए हैं कि दूसरे उनके वो दूसरों के लिए उदाहरण बन गए हैं। तो आपका बच्चा भी ऐसा हो सकता है, बस तरीका क्या है कि आपको उनमें एकाग्रता का भाव डालना पड़ेगा। जब वो बहुत काम कर रहे हों, बहुत पढ़ रहे हैं, तो उन्हें कभी-कभी ब्रेक भी देना चाहिए। खेल में भी जब ब्रेक मिलता है तो उनको क्यों नहीं, और साथ-साथ हमें प्रैक्टिस भी करानी पड़ेगी। हमें क्या है, वो एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जो उनके अनुकूल हो, ना कि उसकी शिक्षा के प्रति प्रतिकूल हो। जैसा कि मैं एक बात मानती हूँ कि परिस्थितियाँ हमेशा नहीं मिलती, परिस्थितियाँ हमें बनानी पड़ती हैं। कोई आप जो है, मान लीजिए कुम्हार ही अगर बर्तन बना रहा है, तो उसको तो मिट्टी मिली है, पर वो मिट्टी को से बर्तन बना रहा है, नया-नया आकार दे रहा है। तो जो उसके मन में एक प्रकार का बीज होता है, मेरा बच्चा ऐसा बने, मेरा बच्चा प्रतिभाशाली बने, मेरे बच्चे, तो उसी तरह से आप उसकी संरचना भी कर सकते हैं कि आप उस बीज को देखें और उसकी प्रतिभा को जानें, उसके अनुसार ही उसको एक वातावरण देते चले जाएँ। जब आप इस प्रकार से करते हैं, तो जो है, आप एक अच्छा वातावरण घर के लिए तैयार करते हैं और बच्चा स्वयं में अपनी प्रतिभा को निखारता चला जाता है। गलती मैं आपको कहूँ कि मैं भी बहुत होशियार, इतनी अच्छी पेरेंट नहीं रही होंगी, क्योंकि आज मैं जब सोचती हूँ, तो मेरे से भी कई बार गलती होती है, क्योंकि मेरे से मैं भी कई बार छोटी-मोटी गलती कर गई हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आपका जो पेरेंटिंग है, वो भविष्य के लिए, यानी आपके बालकों के लिए बहुत अच्छी-सी बने। आप अपनी पेरेंटिंग को एक है, और फिर परिस्थितियाँ तो चेंज होती रहती हैं। हमारे समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, परंतु आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत है, तो एक परिवर्तित पेरेंटिंग अब हो गई है, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। शायद हो सकता है जो मैं पहले पेरेंटिंग करती हूँ वो उस समय के हिसाब से सही हो, परंतु आज के समय में वो पेरेंटिंग सही नहीं है। तो इसलिए हमें कैसे हम वातावरण बनाएँ? जब बच्चा बहुत छोटा-सा है, यानी साल भर का ही है, तो उसके सामने सुंदर-सुंदर चित्र आप रखिए, पुस्तकों के चित्र उसके सामने पलटिए, और
कभी-कभी पुस्तक को बच्चा तो कहते हैं 6 महीने का बच्चा बहुत कुछ समझने लगता है। तो अगर आप उसके सामने ही ऐसे ही बात करते हुए उसको कहानियाँ सुनाते रहें, चित्र ऐसे-ऐसे करके दिखाएँ, तो बच्चा देखता है। उसके अंदर वो बीजारोपण होने लगता है। तो मनमोहक पुस्तकों से आप शुरुआत कर दीजिए। थोड़ा-थोड़ा बड़ा हुआ तो आप कहानियाँ उसको सुनाइए किताबों के माध्यम से। कभी-कभी कहानी बिना किताबों के माध्यम से सुनाइए, तो और उसके बाद उस कहानी को ही किताबों के माध्यम से सुने, तो क्या होता है वो बच्चे को उसके प्रति एक आकर्षण पैदा होता है, उसके अंदर रुचि जागृत होती है और वो धीरे-धीरे उसके अंदर उस बीज का पढ़ाई के प्रति, एक पढ़ने के प्रति एक रुचि जागृत हो जाती है। और साथ-साथ क्या होता है उस जिस टॉपिक को आप समझाना चाहते हैं, जैसे थोड़ा-सा बच्चा बड़ा हो गया है, 2-3 साल का हो गया है, 3 साल का बच्चा हो गया है, तो बच्चे ना राइम्स बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। तो उसे गाने गा-गा करके उसी टॉपिक को आप सुनाइए। देखिए बच्चा कैसे याद नहीं करता, बच्चे को तो एकदम याद आना शुरू हो जाता है। तो आप कहते हैं ना कि बच्चा याद नहीं करता, बच्चा पढ़ता नहीं। जब वही गाई हुई बात जब वो किताब में पढ़ता है, तो उसके अंदर रुचि जागृत होती है और वो पढ़ने लगता है। अब तो ख़ैर पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से, वो तो मैं नहीं कहूँगी, वो तो स्कूल ही बहुत करा देते हैं, हर अक्षर को जोड़-जोड़ कर उन्हें सिखाते हैं, बड़ी अच्छी तरह से सिखाते हैं। हैं? कै, मै, लै, कमल उसको मिला दिया तो बच्चा सीखता है। पर कमल के साथ-साथ क्या है, हमें कमल को दिखाना भी पड़ता है, तो उससे भी रुचि जागृत हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि हम उसको जब गाने में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बच्चा खुश हो जाता है और उसके माइंड मैपिंग बढ़ती चली जाती है, ग्रो करती है वो। तो उससे क्या है कि आपके बच्चे की जब मानसिक क्षमता बढ़ती चली जाती है, तो उसका कार्य करने का तरीका भी अन्य से भिन्न होता चला जाता है, जिन बच्चों के साथ इस तरह का वातावरण नहीं दिया जाता। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपको क्या करना होगा कि बच्चे का रूटीन सेट करना पड़ेगा। जब रूटीन कैसे सेट करना पड़ेगा, उसके खाने का समय क्या है, उसके सोने का समय क्या है, उसके खेलने का समय क्या है, उसके टीवी का समय क्या है, यानी उसका एक टाइम टेबल भी सेट करना पड़ेगा। अब आप एक बात सोचेंगे कि पहले खाना रखा फिर सोना रखा। देखिए ये तो बच्चे की एक व्यक्तिगत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो उसको तो हमें पहले रखना ही पड़ेगा कि बच्चा अच्छी प्रॉपर नींद नहीं लेगा तो वो काम भी नहीं कर पाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। सही भोजन उसका प्रॉपर उसके शरीर में नहीं जाएगा तो वह विकसित कहाँ से होगा? परंतु उसके बाद मानसिक क्षमता के लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें उसकी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमने बच्चों से कहा भई ये तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है। अच्छा, उसके बाद हमने खेल का टाइम रखा कि ये टाइम तुम्हारा खेलने का है क्योंकि उससे उसका शारीरिक विकास होगा। पढ़ाई से मानसिक विकास हुआ क्योंकि विद्यालय में जो पढ़ाया गया अगर उसे वो रिवाइज़ नहीं करेगा, तो वो कैसे आगे चल पाएगा? क्योंकि कल को फिर वो लेट हो जाएगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ग्रास्प नहीं कर पाएगा, उसके अंदर ग्राह्यता कम होगी। तो जब वो अपना काम सबसे पहले वहाँ से करके आया है और उसके बाद उसके अंदर उस अपने होमवर्क को करा तो उसके अंदर दिमाग में वो बैठ जाती है। फिर खेलने के बाद वो खेल हो गया। अब जब वो खेल कर आया तो उसके बाद आपने उसको कहा हाँ, चलिए आप केवल 30 मिनट्स के लिए टीवी देख सकते हैं। अब क्यों मैंने कहा कि 30 मिनट्स के लिए वो देख रहे हैं, जब आप बच्चे को खाना खिलाते हैं तो सबसे पहले डेज़र्ट तो नहीं दे देते। सबसे पहले अगर बच्चे को रसगुल्ला दे देंगे तो वो क्या करेगा 1 रसगुल्ले खाने की जगह 4 रसगुल्ले खाएगा। ज़रूर ज़बरदस्ती खाएगा। क्योंकि उसको दिख गए हैं। तो फिर वो अपना खाना क्योंकि उसे खाना बेस्वाद लगने लगेगा। जब उसको खाना बेस्वाद लगने लगेगा, तो क्या होगा कि वो उसको खाने को ना देख कर के खाना तो उसका हट जाएगा, जो पौष्टिक आहार उसको चाहिए वो तो मिल नहीं रहा। तो ऐसे ही हम टीवी को अगर बच्चे को पहले दिखा देंगे, तो वो ना तो खेलेगा और ना ही पढ़ाई करेगा। तो ये तो सेकेंडरी के बाद भी प्राइमरी जो हमारी नीड है, वो बच्चे की पढ़ाई है। अब उसके अंदर पढ़ाई के लिए, किताब के लिए हम कैसे उसके अंदर रुचि जागृत करें, ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी। थोड़ा-सा हमें विवेक से काम लेना पड़ेगा, दिमाग से काम लेना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले हमें उसका स्टडी जोन तैयार करना पड़ेगा। स्टडी जोन कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत आपको पैसा चाहिए उसके लिए। बच्चे को सिर्फ़ एक स्टडी जोन का मतलब है एक पढ़ाई के लिए उसको व्यवस्थित वातावरण। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बच्चे को केवल
एक ही किताब उसके सामने रखो कि अभी आप केवल मैथ करेंगे या आप केवल हिंदी करेंगे या इंग्लिश, सारी किताबें उसके सामने मत फैला दीजिए। अगर उसको सारी किताबें फैला दी जाएँगी, तो वो अव्यवस्थित हो जाएगा। कभी सोचेगा, अरे मैथ की मैडम ने कहा था उसको कर लें, नहीं हिंदी की कहा था, इंग्लिश की किया था, एसएसटी ने किया था, इस तरह की वो बातें उसके दिमाग में आती रहेंगी। तो बेटर है कि आप सारी किताबें अलग कर दीजिए, उसको दे दीजिए, हैं? उसके बाद टेबल लैंप के नीचे उसकी पढ़ाई कराइए। टेबल लैंप की आप कहेंगे कि टेबल लैंप की क्यों पढ़ाई कराई जाए? उससे कारण क्या है? उसका की एकाग्रता उस पुस्तक पर ही रहेगी। ये मैं प्रारंभिक बच्चों की बातें कर रही हूँ। तो उसमें क्या है कि पुस्तक पर ही उसकी एकाग्रता रहेगी, चारों तरफ नहीं। आप एक काम करिए, तांगे के घोड़े को देखिए या किसी घोड़े को देखिए, उसपे ब्लिंक लगे होते हैं यहाँ पर। तो आँखों से वो इधर-उधर नहीं देखता, बल्कि वो सामने देखता चलता है। तो उसकी एकाग्रता भंग ना हो, इसके लिए उसको टेबल लैंप का प्रयोग कराइए। जब टेबल लैंप का प्रयोग करा दी, उसके बाद आपने उसको व्यवस्थित कर दिया, आप पास में मत बैठे रहिए। आप ये मत कहिए, "अरे! पास में बैठ के, अरे मुझे तो खाना बनाना है, अभी तो मुझे सफाई करना है, जल्दी-जल्दी काम कर, जल्दी-जल्दी अपना होमवर्क कर।" तो आप ना जब इतने परेशान हो जाएँगे, तो बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ता चला जाएगा। आप उससे कहिए, "बेटा, होमवर्क आपको चेक कराना है, टीचर आपको कहेगी, मुझे तो कहेगी नहीं। अब आपका काम है, आप अपना काम करिए। मेरा काम है आपके लिए खाना तैयार करना, मैं जा रही हूँ।" और उसी बीच में अगर बच्चा आपको आवाज़ देता है, क्योंकि कई बार होता है जो टीचर पढ़ाती होती है और हम समझाते होते हैं, उसमें बड़ा ज़बरदस्ती विरोधाभास आ जाता है। कंट्राडक्टी आ जाती है कि नहीं, जो है उसने तो ऐसा, तो बच्चा ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए आप उसको छोड़ कर के अपना काम करिए। पर ऐसी जगह आप रहिए जहाँ से बच्चा आपको दिखता रहे, बच्चे को आपका सामीप्य अनुभव भी होता रहे, पर उसको एहसास हो कि ये काम मेरा है, ना कि मम्मा का है, तो मैं अपने आप काम करूँगा। तो जब वो उस काम को करता चला जाता है बच्चा, तो अपने आप ही करता है। बीच में अगर आपको बच्चा आवाज़ दे रहा है, आप फ़ौरन पहुँचिए, एकदम पहुँचिए, क्योंकि उसको परेशानी आ रही है, तो आपका उसमें धर्म है, आपकी को चाहिए कि आप बच्चे को महत्व दें, बच्चे को समझाएँ, हाँ बेटा इसको इस तरह से कर सकते हैं। जब वो काम करे तो उसको एप्रिशिएट भी करिए कि वाह! अब आप खेलने जा सकते हैं, अरे आपने तो समय से पहले काम कर लिया, या अगर आपने देर से किया है तो आपने कितना सुंदर काम किया है, कोई बात नहीं, टाइम तो लगा, पर जो है आप उसको करने दीजिए। और उसके बाद उसको चाहिए, आप उसको ध्यान दीजिए कि वो हमेशा अपनी पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस दे, अपनी किताबों की तरफ फ़ोकस करे, अपनी किताबों को यत्नपूर्वक रखे, उससे भी उसके अंदर किताबों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो ये चीज़ें, और एक घर के वातावरण में जिस समय बच्चा पढ़ रहा हो, तो घर में ना फ़ोन को साइलेंट रखिए। अब होता क्या है कि बच्चा तो उधर पढ़ रहा है, आपने तो कह दिया तू काम कर भई, ब आप काम करिए, आप पढ़िए, हैं? और आप तो लग गई अपना फ़ोन लेकर के, जो है अपने अपने फ्रेंड्स की, अपने रिश्तेदारों की बुराई-भलाई करने, और बहुत मस्ती से आप बात कर रही हैं। अब वो सारी बातें क्या है, बच्चे के अंदर, बच्चे के कान में आ रही हैं। बच्चा तो डिस्टर्ब होगा और वो आपकी बातों में ज़्यादा रस लेने लगेगा। ऐसे ही आपके आप जो हैं पापा, वो होकर के ऑफ़िस के कामों की बातें कर रहे हैं, ज़ोर-ज़ोर से कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़रूरी है ऑफ़िस की काम बात करनी, या कोई बिज़नेस की बात करनी है, तो प्लीज़ आप उस जगह से बिल्कुल चले जाइए कि जहाँ पर कि बच्चा पढ़ रहा हो। क्या है, उससे बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। आप उसको बनाना चाहते हैं, आप वैसा नहीं बना पाएँगे। तो इस तरह का आपको वातावरण बनाना पड़ेगा। अब इसी से अगर आपने वैसा किया है कि आपने फ़ोन को साइलेंट पर कर दिया है, उसको वैसा वातावरण दिया है, तो क्या किया, आपने उसकी एकाग्रता का विस्तार कर दिया, अच्छी आदतों का उसके अंदर विस्तार हो गया, और उसके अंदर एक अ, क ये कहना चाहिए, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन को डेवलप कर दिया। इस तरह से ही, तो और अब आप उसके अंदर इंटरेस्ट कैसे पैदा करें? तो उसके लिए भी आपको तरीका बदलना पड़ेगा कि आपको क्या होगा कि जब छोटा, आप सोचिए, जब आप कभी कहीं जाते थे और आपने धीरे-धीरे का, खा, गा, ये सब आपने स्वर को और व्यंजनों को पढ़ना और लिखना सीखा था। तो
आप कहीं जाते थे तो पढ़ते थे और उसे मिलाते चलते थे। तो आपका बच्चा भी ऐसे करता है, तो क्यों ना हम उसमें एक थोड़ी-सी चीज़ और जोड़ दें। वो क्या जोड़ दें? जैसे कि आपके घर के एंट्रेंस जहाँ पर है, तो आप उस पर लिख दीजिए मेन गेट, हैं? मेन गेट या प्रवेश द्वार। थोड़ा-सा ये टफ रहेगा, पर बच्चा जो है उसको रोज़-रोज़ देखेगा तो धीरे-धीरे उसने शब्द पढ़े तो उसके माध्यम से थोड़ा-सा पढ़ेगा। थोड़ा आप आगे पढ़िए तो भोजन कक्ष, हैं? जहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल रखी है, डाइनिंग रूम, आप हिंदी में भी लिखिए और इंग्लिश में भी लिखिए, तो दोनों भाषाओं का उसको ज्ञान होने लगेगा। पहले दिन में नहीं होगा, धीरे-धीरे, स्लोली आप उसकी केयर कर रहे हैं उसकी, तो उसे ये याद हो गया। किचन जहाँ पर है तो वहाँ पर रसोई, पाकालय या किचन, हैं? तो वो अगर आप लिख दें, तो क्या है बच्चा सोचेगा, तो उससे कनेक्टेड वो सारी बातें हैं। आपका टीवी है, उसके नीचे लिखिए टेलीविज़न, हैं? या आप उसको क्या कहेंगे कि आपके टेलीविज़न को दूर सॉरी 1 मिनट मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, स्लिप ऑफ माइंड हो रहा है। तो उसको आप हिंदी में भी लिख दीजिए और इंग्लिश में भी लिख दीजिए। इसी तरह से आप उसके अध्ययन कक्ष को भी पढ़ाई का रूम, दादू का रूम, पापा का रूम, पापा-मम्मी का रूम और क्या कहते हैं अलमारी, पंखे, कुछ भी आप उसको लिखते चले जाएँगे। जैसे ही आप लिखते चले जाएँगे, बच्चा रोज़ उसको देखेगा। आपका शीशा है, हैं? तो उसमें आप लिख दीजिए शीशा या मिरर, ऐसे करके अगर आप लिख दिए मतलब वस्तुओं को कि आप एक चिट बनाइए और उसको स्टिक कर दीजिए। लिख-लिख करके स्टिक बड़ा-बड़ा, छोटा-छोटा नहीं, बड़ा-बड़ा आप लिख कर दीजिए। आप क्या आश्चर्य करोगे कि बच्चा इतनी जल्दी जैसे ही वो किताबों में पढ़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो उसको उसका ज्ञान, उसकी लर्निंग रीडिंग करेगा, रीडिंग के थ्रू उसको लर्निंग भी होती चली जाएगी। है ना कितनी मज़ेदार बात कि आपने उसको एक सहज ढंग से इतनी जगह से उसको करना शुरू कर दिया। रास्ते में बच्चा आपके साथ-साथ घूम रहा है, चल रहा है, पैदल आपके बाज़ार में जा रहा है, तो बाज़ारों में तो ऊपर लिखा ही होता है हर दुकान का नाम, वस्तु का नाम, उसको पढ़ेगा, उसको सीखेगा। और जो है आप उसको ये जो है कभी आप बागीचे में जा रहे हैं, मान लीजिए नीम का पेड़ दिखाया, आपने उससे कहा, "बेटा देखो ये नीम का पेड़ है, हैं? ये बहुत बड़ी औषधि है, दवाई की तरह काम होता है, इसकी छाल भी दवाई की तरह से काम होती है, इसको छू के देखो, देखो ये जो है छाल होती है और इसका पत्ता देखो कैसा हरा-हरा चिकना-चिकना है और इसका कट कैसा है और उसके बाद आप उससे कहिए कैसे लिखेंगे, हैं? तो बच्चा कहेगा नहीं मुझे तो नहीं पता, ना बनेगा, ऐसे बनेगा। तो क्या करेंगे आप हवा में उसको लिखा के ऐसे करके नीम करके लिखिए और घर पे आके उसे बच्चे से लिखवाइए। तो क्या हुआ कि बच्चे के अंदर लेखन और पठन दोनों की ही स्थिति उसकी मजबूत बनती जाएगी, उसको कोऑर्डिनेट करता चला जा रहा है वो उस चीज़ से, हैं? तो क्या हुआ उसके अंदर इंक्रीज़ उसके अंदर जो पढ़ाई की जो भावना थी, किताब पढ़ने की इच्छा थी, वो इंक्रीज़ होती चली गई और उसके लिए सब कुछ ईज़ी होता गया और उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। अब अब आप कहते हैं कि नहीं जी मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, अपना भाव बदलना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति, किताबों के प्रति भाव बदलना पड़ेगा, अपने बच्चे के प्रति है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है पलट कर आपको जवाब देने लगता है, तो कोई ये वाली विशेष परिस्थिति जो है एकदम नहीं आती। कुछ ना कुछ तो बात होगी कि आपका बच्चा आपको पलट कर जवाब दे रहा है, मैं नहीं पढ़ूँगा, हर समय कहती रहती हूँ पढ़ लो, आखिर क्या है मैं नहीं जाऊँगा स्कूल में, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं पढ़ रहा, हैं? तो आपको उसका कारण खोजना पड़ेगा कि आखिर तो यानी कि आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, आपको उसका कारण खोजना पड़ेगा, भाव बदलना पड़ेगा, उसे देखने में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहीं मेरी एप्रिसिएशन में कमी तो नहीं हो रही? क्या मैं उसके साथ तो नहीं खड़ी हो रही, उसको सहयोग नहीं दे रही? यानी कि मैं कहीं किट्टी पार्टी में लगी हुई हूँ, पापा अपने बिज़नेस में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, तो क्या है? आपने उसका कारण खोजा
क्योंकि आप उसके सपोर्ट सिस्टम नहीं बन रहे हैं। जब आप सपोर्ट सिस्टम नहीं बन रहे हैं तो उसको क्या फ़ील हो रहा है, अरे! ये तो इन्हें तो सिर्फ़ अपने-अपने काम से काम से मतलब है। बच्चों की बर्थडे करो तो बच्चे कहते हैं, "अरे! आप तो अपनी अंकल आंटी को दिखाने के लिए मेरी बर्थडे करती हो, क्या वास्तव में आपको मेरी थोड़ी इच्छा है?" तो इस तरह की बातें बच्चे बहुत करते हैं। तो क्या है, बच्चे को एहसास हो कि मैं इसके पापा मम्मी मेरे सपोर्ट सिस्टम है, तभी तो मैं पढ़ूँगा। तो अगर आपके उसमें सपोर्ट सिस्टम में कमी आ रही है, आप उसकी केयर अगर आपके अंदर स्लोली केयर करने की आदत नहीं है कि उसको पता भी नहीं लग रहा और आप उसकी केयर कर रहे हैं, तो आप जो है आपको इस तरह से उसकी केयर करनी होगी कि उसको पता भी ना चले। तो स्लोली केयर नहीं कर रहे हैं, तो आपका बच्चा जो है उस तरह का नहीं बनेगा कि जैसा कि आपको आश्चर्य हुआ कि ऐसी परिस्थिति घर में आई क्यों? कि मेरा बच्चा मुझे अभी से पलटकर जवाब दे रहा है। ऐसी बात नहीं है, बच्चे के अंदर चेंजेज़ आते रहते हैं। किशोरावस्था के बच्चे तो बहुत वो होते हैं, परंतु अगर आपने उसका बचपन सँवार दिया है, उसका बचपन को अपने अनुकूल ढाला है, यानी उसकी संवेगात्मक स्थिति के अनुकूल संवेगात्मक, शारीरिक सब मानसिक स्थिति के अनुकूल उसको ढाला है, तो किशोरावस्था में भी इस तरह का पलटकर जवाब नहीं देगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको इस तरह से पालें, उसको इस तरह का वातावरण दें, उस तरह से अपना नज़रिया बदलें कि बच्चा अनायास ही किताबों की तरफ जाने लगे। अब होता क्या है कि एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चे को गोल के साथ लिंक कर दें। उसे बताइए कि उसको पढ़ाई के प्रति पढ़ना क्यों है? अब उसको अनजाने में आप कहिए, "बेटा मैं ना आज वहाँ जा रहा हूँ। आज मुझे पोर्ट ब्लेयर जाना है। ज़रा आप देखिए कि कैसे जाऊँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास इतना समय भी नहीं है। ज़रा-सा आप एक आध किताब में देखो पोर्ट ब्लेयर में है क्या-क्या? मुझे जाना तो बिज़नेस के तरीके से, ट्रेन से जाया जा सकता है, प्लेन से जाया जा सकता है, किस तरह से जाया जा सकता है? ज़रा आप मुझे पढ़ कर के बताइए, मैं शाम को आऊँगा, मुझे सारी जानकारी चाहिए। अब बच्चे को हुआ पापा को जाना है, कैसे-कैसे जाना है? तो उसने फटाफट किताबें खोली और चीज़ें और लोगों से भी जानकारी की और उसके बाद किताब में देखा कर मिला, जी ट्रेन तो वहाँ नहीं जाती है, जाना तो प्लेन से चढ़ेगा। फिर पापा ने कहा, "अरे! प्लेन से जाना है, तो बताओ बेटा टिकट कैसे बुक होते हैं? मुझे तो इसका पता ही नहीं।" अब तो ये आपका जो है 13-14 साल का बच्चा लग गया उसमें और उसने सारी जानकारी हासिल कर ली अपनी किताबें। तो उसे आपने क्या किया, गोल के साथ लिंक कर दिया, उसको एक टास्क दे दिया। उसको जब टास्क दे दिया और उसे बताया कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो आप ना ने उसको एक इंस्पायरिंग एटीट्यूड है, यानी आपका जो एटीट्यूड था वो इंस्पायरिंग हो गया। जब वो इंस्पायरिंग हो गया तो बच्चा तो पढ़ने में बहुत होशियार, पढ़ने की उसको जिज्ञासा हो गई। तो जब हम टास्क देते हैं तो बच्चा अपने आप ही सीख जाता है। अब मुद्दा क्या है कि हम क्या सीखेंगे? तो उसके लिए हमें चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो हमें एक कॉन्सेप्ट डालना पड़ेगा। हम कहें आज हमें ये पढ़ना है, आज मुझे इसके बारे में जानकारी है। बेटा आज आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ। फिर आप आपस में डिस्कशन करें। जब डिस्कशन करते हैं तो नई-नई बातें निकल कर आती हैं। जब बच्चा एक नया व्यू अपना देता है तो आप उसको एप्रिशिएट करिए। जब वो उसको एप्रिशिएट करा नए व्यू से तो बच्चे के अंदर इच्छा जागृत हुई। वो और पढ़ाई के प्रति इंस्पायर हुआ। पर कोशिश करिए आपके घर में आप भी पढ़ते हो, आपकी मम्मा भी पढ़ती हो, मतलब बच्चे की मम्मा भी पढ़ती हो, वो भी कई घरों में तो मैंने देखा यूएस में मैं गई, हर समय जिसके हाथ में देखो किताब मिलती है, कहीं खाली बैठे हैं, किसी बेंच पर पड़े हैं, कोई भी जिसको देखो उसके हाथ में किताब है। तो क्या एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें एक हमें उसके अंदर पर्पज़ पैदा करना पड़ेगा, उसके अंदर एक इच्छा जगानी पड़ेगी और हमें कंट्रीब्यूटिंग एक्टिविटीज़ डालनी पड़ेंगी। तब जाकर के बच्चा इंस्पायर्ड होगा और सक्सेस को उसकी इस सक्सेस को हमें सेलिब्रेट भी करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद एक बात आती है, हमें लिखने से भी ज़्यादा 5 सेंसेस का को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। हम बच्चे से कहते हैं तू लिख, तू पढ़, परंतु हम उस बच्चा पढ़ेगा कैसे? उसके अंदर इच्छा जाएगा कब बच्चे के अंदर रुचि होती है जब वो उसके प्रति अज्ञानी होता है, समझ नहीं पाता। तो हमें क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए? प्रारंभ से ही बच्चे के अंदर अब उसको
5 सेंसेस से कोऑर्डिनेट कर लेना होगा। जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं, जब हम उसको अच्छी तरह से करते हैं, अपने 5 सेंसेस ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, तब आप देखिए कि बच्चा कैसे भूल सकता है किसी बात को। हमारे अंदर सबसे बड़ी बात होती है, पढ़ता तो है जी, याद ही नहीं रहता, एग्ज़ाम में भी भूल जाता है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं कि बच्चा जैसे अंदर घुसा और बच्चे ने कहा, मम्मा आज क्या बनाया है आपने? तो आपने बताया, बेटा मैंने ये वाली दाल बनाई है। आपने उसकी दाल दिखाई कि बनने से पहले कच्ची दाल दिखाई और उसके बाद बताया, देखो मैंने इसमें हींग डाली है, जीरा डाला है, देखो ये हींग है, ये जीरा है, और उसको सुंघाया। जब उसको सुंघाया, उसको छुलाया, सुंघाया और उसको दिखाया, उसके कान को सुनाया और उसके खाने के पश्चात उसके उस पर है। तो उसने 5 ऑर्गन्स को कर लिया और उसके दिमाग से वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसके कंट्रीब्यूशन क्या था, उसके सारे ऑर्गन्स उसमें सपोर्ट कर रहे थे। तो वो बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि आज ये तो मसूर है, मलका मसूर बनी है, ये वाली दाल होती है ये, अरे ये तो बहुत टेस्टी है। तो क्या है, इसी तरह से जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको नीम की पत्ती का उदाहरण दिया। नीम की पत्ती को उसने देखा, सुना, छुआ और उसको मुँह में लेके उसकी मम्मी ने क खिला भी दिया, तो उसको कड़वा लगा, तो उसके स्वाद को, जीभ को, यानी हमारी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उन सब से हमने कोऑर्डिनेट कर दिया, तो वो बच्चा किस तरह से भूलेगा। तो इसी तरह से हमने उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। अब जो है, अब कई बार क्या होता है, हम बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं। कभी-कभी हम 7 साल के बच्चे से 17 साल वाले बच्चों जैसी बातें करने लगते हैं। तो बताइए कैसे होगा? अगर हम ज़बरदस्ती किसी बच्चे को कोई चीज़ बताएँगे, कोई चीज़ है, तो वो तो उसमें तो अरुचि होगी, हैं? तो उसको जो जब वो किताब पढ़ेगा, हम बड़ी किताब पढ़ने लगे। मान लीजिए 7 साल का बच्चा है और उसको हम शरत चंद्र के उपन्यास की कहानी सुनाने लगे, तो वो क्या समझ पाएगा? उसके लिए तो छोटी-छोटी सी किताबें, छोटी-छोटी सी कहानियाँ ही अच्छी लगेंगी। जैसे-जैसे बच्चा हो, तो हमें ऐज के अकॉर्डिंग ही बच्चे को को किताबें देनी चाहिए, समझदारी से भरी हुई किताबें देनी चाहिए, तो तभी वो समझ पाएगा, नहीं तो उसका परिणाम गलत हो जाएगा। तो हम क्यों चाहें? तो और कई बार बच्चा पढ़ता है, तो उसको प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है, तो आप फ़ौरन बैठ जाते हैं उसके वो बंद करके, जैसे हेलीकॉप्टर पेरेंट की तरह से, ला मैं कराता हूँ तेरा, मैं ये करता हूँ। उसको कभी मत करिए। इसका परिणाम, आप तो सोचते हैं आप बच्चों की सहायता कर रहे हैं, बच्चे को सहयोग कर रहे हैं, पर इसका परिणाम बहुत ही, परिणाम क्या, दुष्परिणाम हो जाता है। क्योंकि बच्चा ना आगे अपनी जुझारू प्रवृत्ति उसकी खत्म हो जाती है। आप उससे कहिए, बेटा इसका सॉल्यूशन तो आपको खुद करना है। हुँ? उसको मत करिए। जब वो बच्चा जो है नहीं कर पा रहा, वो जुझारू जब हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन निकाल ही लेता है। जब वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता, तब वो आपके पास आएगा, तब आप उसको पूरा नहीं करके दीजिए, उसको एक तरीका समझाइए और उसे खुद को करने दीजिए। जब वो किताब को पढ़ेगा, उससे चीज़ों को समझेगा किताबों की, जैसे मैथ्स के हैं, उसके हैं, इसके मैथ के हैं, फिज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, इनके फ़ॉर्मूले हैं, ये सारी चीज़ें आप उनको बड़े अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक पीडियाट्रिक जो आपकी उस वो होती है, सूत्र होते हैं, फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, उनको आप गा-गा कर बच्चे को सिखा सकते हैं। तो जब वो गा-गा कर वो इससे कहो, बेटा ऐसे कर लो, फ़ॉर्मूला को गा-गा कर याद कराने लगे। जैसे पहाड़ों को कराते थे ना स्कूलों में पहले, इस टाइम में खड़ा बच्चा हिलता हुआ जाता था और सुनाता चला जाता था। उस तरह का जब वो करता चला जाता है, तो बच्चे को जल्दी याद हो जाता है। तो हमने क्या किया कि उसको एक परिस्थितियाँ दे दी, एक वातावरण दे दिया और उसके साथ हमने क्या किया, गोल के साथ लिंक कर दिया। उसको ये भी बता दिया कि 5 सेंसेस के साथ कोऑर्डिनेट कर दिया और ये भी बताया कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों है। जब हमने उसका मूल कारण बताया, जब हमने उसका मूल कारण बताया, तभी तो बच्चे को समझ में आया कि वास्तव में हमें पढ़ाई की आवश्यकता क्यों है? हमें ये तो पता ही नहीं बच्चे को, बस पढ़ना है, बेटा पढ़ना है। अरे ऐसे क्या, जब हम बच्चे को उसके विषय में बताते हैं कि आप बेटा क्यों पढ़ने जा रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं इस काम को? जब भी हम कोई बच्चा पढ़ रहा है, झुक कर पढ़ रहा है, लेट कर पढ़ रहा है, परंतु आपने उसको बताया, नहीं बेटा ऐसे नहीं पढ़ते, खड़े हो, या एक चाँटा मारा और कह दिया सीधे बैठ के पढ़।
अरे उसको तो पता ही नहीं सीधे क्यों है। तो अगर आपने बताया कि बेटा सीधे बैठकर पढ़ते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और आपकी सुषुम्ना जो है पूरे ढंग से काम करती है, आपका मस्तिष्क सजग होता है। जब आपने तो बच्चा वैसा पढ़ेगा, जब उसे आपने कारण ही नहीं बताया तो वो क्यों पढ़ेगा? तो इसलिए आपने क्या किया, आप एक अच्छे अभिभावक हैं, आपने उसको बताया कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो आपने उसके 5 सेंसेस से ब्रेन से हैंड का कनेक्शन करा दिया। जैसे कि बच्चा बॉल खेलने जा रहा है, तो उसका ब्रेन से हैंड का कनेक्शन हो रहा है, पैरों का कोऑर्डिनेट हो रहा है, उसके क्या कहते हैं दृष्टि का कोऑर्डिनेट हो रहा है, तभी तो वो खेल पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ही पढ़ाई में हमें लागू करना पड़ता है, तो तभी हमारी स्टडी कंप्लीट होती है। जब हम बच्चा हमारा खेल में कर सकता है, तो पढ़ने में क्यों नहीं, किताबों में क्यों नहीं कर सकता? तो ये सारी चीज़ें हमें लागू करने पड़ेगी और आपने ये सब कर दिया तो भैया मान गए कि आपने तो सारा ये करके दिखा दिया। अब आपका बच्चा तो एक पावरफुल माइंड वाला हो गया क्योंकि आपने उसको साउंड बॉडी तो कहते हैं ना साउंड बॉडी बॉडी हैज़ पावरफुल माइंड। ये स्वामी विवेकानंद ने इसी बात को लेकर के कहा था कि माता-पिता किस तरह से अपने बच्चे को इस तरह का बना सकते हैं। मैं मानती हूँ किताबें सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ हैं। एक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए किताबें बहुत बड़े हैं, पर गलती हमसे कहाँ होती है? हम क्या करते हैं कि बच्चे को बच्चा नहीं समझते, वो अब हम उपदेशक बन जाते हैं, हम एडवाइज़र बन जाते हैं, हम माता-पिता नहीं बनते। हम बाहर मैनेजर होंगे, डायरेक्टर होंगे, टीचर होंगे, डॉक्टर होंगे, पर आपके बच्चे के लिए तो आप माँ-बाप हैं। हर रिश्ता बदल सकता है। बच्चे की टीचर भी बदलती है, बच्चे के साथी भी बदलते हैं, बच्चों के पड़ोसी भी बदलते हैं, परंतु एक माता-पिता आप हैं, वो प्रारंभ से लेकर अंत तक रहेंगे। तो जब आप इस तरह के बनते हैं, तो क्या है कि आप जब माता-पिता बनते हैं, तभी अपने बच्चे को बच्चा आपको स्वीकार कर पाता है। तो क्या है, आपको क्या है, आपको चाहिए एडवाइज़र ना बने, बल्कि बच्चे के पेरेंट्स बनकर उसके सपोर्ट सिस्टम बने, उसकी बातों को ध्यान से सुनें। कई बार होता है कि बच्चा आपके पास आकर लेटा है और बातें कर रहा है, वो आपसे चिपटना चाह रहा है, आपको प्यार करना चाह रहा है, आपसे आप बस उसे बहुत हल्के से बात करके कहना शुरू करते हैं, "बेटा तू पढ़ा कर, देख मुझे कितना कुछ करना है।" वो आप अपनी आवश्यकताएँ उसके सामने गिनाने लगते हैं। तुझे बड़ा होकर ये करना है, मेरे को ये सपोर्ट करना है, ये करना है। तो जब आप करते हैं तो बच्चा आपसे उकताने लगता है, खींचने लगता है। कहते हैं अरे ये तो एडवाइज़र बनी बैठी हैं, बैठे हैं या बैठी हैं, बल्कि क्या कहते हैं मेरे बस की नहीं, ये कोई इनके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। बल्कि जब आप उन्हें अनकंडीशन्ड लव देते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं, उनको तो उनको एप्रिशिएट करते हैं। अगर एक बच्चा 1 दिन पहले दिन तो 1 घंटा पढ़ा, दूसरे दिन 15 मिनट ज़्यादा पढ़ा, तो आप उसको प्यार करती हैं, उसके मनपसंद खाना उसको देती हैं, रिवार्ड के तौर पर उसको रिवार्ड दे रहे हैं, मनपसंद खाना दे रही हैं, उसका खेल का समय थोड़ा-सा बढ़ा रही हैं, उसके साथ बैठे हुए इंडोर गेम्स खेल रही हैं, उसको टाइम इसके साथ स्पेंड कर रही हैं, तो बच्चा प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है, उसका दिमाग भी किताबों में लगता है। तो ये जो है ना, हम क्या करें कि बच्चे के एफर्ट्स पर फ़ोकस करें, ना कि उसके रिज़ल्ट पर फ़ोकस करें। अब होता क्या है कि हम क्या गलती कहाँ करते हैं कि हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करते हैं कि भई क्या परिणाम निकलेगा? तूने ये करा, उसका क्या होगा? तू तो फ़ेल हो जाएगा। अरे! उसको फ़ेल नहीं बल्कि उसके एफर्ट उसने कितनी मेहनत की, उसने कितना काम किया। तो जब हम उससे एफर्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो अर्जुन बनता है। अर्जुन मतलब अपने लक्ष्य को भेदने वाला बनता है, अपने कार्य को। और जब हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो दुर्योधन बनता है। वो राज्य का लालची बन जाता है, जिसके कारण ये किसी का हानि लाभ नहीं किसी की हानि होते हुए नहीं ध्यान देता, बल्कि स्वयं का लाभ देखता रहता है। जब वो स्वयं का लाभ देखता है, तो क्या है, वो मानवता का शत्रु बन जाता है। तो क्या आप ऐसा बच्चा चाहेंगे? तो इसलिए आपको बच्चों को पढ़ाना इसलिए नहीं है क्योंकि वो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, टॉपर बनेगा, बल्कि उसको वह उसको सही ज्ञान, एक संशोधित ज्ञान और परिष्कृत ज्ञान उसको मिले जिससे कि वो अपने जीवन में सफल हो पाए। तो
आपको और ना कि केवल आप अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, बल्कि क्या है, आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो किताबी ज्ञान है, आप जो बच्चे के अंदर डाल रहे हैं, उसको आप डेवलप करने के लिए, उसको विशिष्ट सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ज्ञान दे रहे हैं। फिर देखिए क्या आउटकम निकल कर के आता है, और उसकी जो है स्पीड ऑफ लर्निंग क्या तेज़ होती है, क्योंकि आपने उसके अंदर रीडिंग की जो हैबिट थी वो ग्रो कर दी। जब वो ग्रो हो गई तो कितना बड़ा है, क्योंकि आपने उसको वातावरण दिया, आप एक अच्छे अभिभावक हैं, आप अच्छी तरह से उसको समझाते हैं। साथ-साथ आपको बच्चे को, क्योंकि कॉन्संट्रेट करने के लिए उसको योगा और मेडिटेशन की बहुत ज़रूरी है, योग कराएँ आप उसको। तो कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा आप योग कराएँ, थोड़ा-सा ही है कि आप बच्चे के साथ-साथ बोले कि आप आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठिए, या उसको सिखाइए कि जो मैंने दीपक जलाया है, भगवान जी का दीपक जलाया है, उसको थोड़ी देर से ध्यान देखिए। ओम का उच्चारण कीजिए। आप देखिए उसके अंदर कॉन्संट्रेट बढ़ता चला जाएगा। जैसे-जैसे उसके अंदर कॉन्संट्रेट बढ़ा, उसके अंदर उस कॉन्संट्रेट से उसके अंदर किताबों को पढ़ने की एकाग्रता आती चली जाएगी, और वो ज्ञान को सहज ही अपने अंदर समाहित करता चला जाएगा। तो आपने उस पुस्तकों के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से उसके अंदर सेल्फ फुलफिलनेस भर दी, क्रिएटिविटी भर दी, इनोवेटिव उसको बना दिया। इनोवेशन के वो इनोवेटिव आइडियाज़ उसके अंदर-अंदर आया, क्योंकि जैसे-जैसे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके माध्यम से उसने नए-नए विचारों का उसके अंदर उद्भव होता चला गया। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आपके किताबी ज्ञान से बच्चे का ब्रेन खुलता है, उसके ब्रेन के अंदर इम्पल्स घूमते हैं, और जो कि उसको सजग करते हैं। जब वो करते हैं तो वो एक बड़ा सोच रख सकता है, बड़ी-बड़ी बातें सोच सकता है। तो क्योंकि आज का रीडर ही कल का लीडर बनता है, और उसकी स्पीड ऑफ लर्निंग तो आपने जैसे बढ़ाई, तो क्या है, तभी तो वो एक लीडर बना। तो जब अगर आप देखेंगे कि आज का जो रीडर है वो लीडर बनता है, जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स का अगर आप ध्यान देंगे, तो बहुत सारे उन्होंने पुस्तकें ही पढ़ी। अगर महात्मा गांधी की बात करें, जो कि सबसे बड़े, महात्मा गांधी को विश्व में भी पूजा जाता है, उनके लिए उनके उपनाम को दूसरे देशों के लोग भी प्रयोग करते हैं अपने लिए, जैसे नेल्सन मंडेला है, वो भी गांधी के उपासक थे, और एक हम कई देशों के लोग जो हैं, वो दूसरा गांधी करके नाम से है। सब जो आते हैं पहले वो करते हैं। उन्होंने 11,000 बुक्स को पढ़ा। अगर आप देखें, ओबामा है, आपके जुकरबर्ग है, स्टीव जॉब है, ये क्या कहते हैं, ओबामा, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, अगर इन सब के जीवन को अगर आप पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो आपको पता चलेगा इन्होंने किताबी ज्ञान कितना अधिक ग्रहण किया। तभी तो आज ये स्थिति हुई। ये लोग क्या करते हैं, हर समय अपने साथ-साथ किताबें रखते हैं। अगर ये प्रवृत्ति अगर आप बच्चे को बढ़ाएँ, तो आगे पढ़ने के लिए बहुत सचेत रहेगा, और होगा क्या कि उसमें आगे पढ़ने की आदत बढ़ जाएगी। आप कई बुज़ुर्गों को देखिए कि डिमेंशिया, भूलने की आदत, अल्ज़ाइमर, ये क्यों हो जाता है? अगर जो बड़े बुज़ुर्ग पढ़ते रहते हैं, तो उनको अल्ज़ाइमर नहीं होता। नई-नई पहेलियाँ करते रहते हैं, नई-नई चीज़ें करते हैं, तो उनको अल्ज़ाइमर है, डिमेंशिया है, ये सब नहीं होता, और उनका ब्रेन डेवलप होता है। जैसे कि गाड़ी अगर गैराज में खड़ी रहे, तो बेकार हो जाती है, वो नहीं चलता। किसी भी मशीन को अगर हम नहीं चलाएँगे, तो उसमें जंग लग जाएगा। वही हाल हमारे ब्रेन की है कि हम उसे किताबों के माध्यम से अगर नहीं चलाते, तो वो आगे नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहते हैं कि ऑल लीडर्स आर रीडर। तो इसलिए आपको किताबों के पढ़ने की आवश्यकता अनुभव होती है। इसलिए आप थोड़ा कोशिश करिए। मैंने पिछले उसमें बताया था, मोबाइल से कितनी सारी हानियाँ हैं, और किताबों से आज मैं बता रही हूँ, किताबों को पढ़ने से कितना सारे फ़ायदे हैं। तो उन फ़ायदों को स्वीकार करिए, अपने अंदर समाहित किया करिए, और बच्चों को, अपनी संतान को के भावी जीवन को सुधारने के लिए उनके अंदर किताबों को पढ़ने की आदत डालिए। ये कोई कठिन काम नहीं है। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे, और आपका कोई भी शंका समाधान है, मैं उसके लिए तत्पर हूँ। और अगर आपके पास इस समय कोई शंका नहीं है, तो आप
चैट बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, हम उसके लिए कोशिश करेंगे। पुनः-पुनः आपके का इस प्रोग्राम को देखने के लिए हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी आपका आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद।